नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम 23 मई 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स की। दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में अवेलेबल मिल जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के विषय में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंच चुकी है? प्रश्न के विकल्प में आप देख सकते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ और 4 करोड़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत जो योजना है, केंद्र की स्वास्थ्य योजना है, उसका लाभ उठाया। और ये जो रिपोर्ट जारी की, ये की केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। इस रिपोर्ट के अनुसार इस मंत्रालय ने बताया कि आयुष्मान भारत जो कि एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसका लाभ उठाने वाले भारत में अब 1 करोड़ लोग हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप, आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के संदर्भ में इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर नामक स्थान से हुई। और ये योजना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस योजना का संचालन किया था। और भारत के प्रधानमंत्री ने 1 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती भी मनाई जाती है, तो उसी दिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर नामक स्थान से इस योजना का शुभारंभ किया। अब देखते हैं इस योजना के उद्देश्य के विषय में। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोग अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख का केस रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 10 करोड़ बीपीएल धारकों को इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। साथ ही जो बची हुई आबादी है उसको भी जल्दी इस योजना के अंतर्गत लाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग द्वारा। तो ये हमने देखा आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में। अब हम चर्चा करते हैं आज के दूसरे प्रश्न के विषय में। हाल ही में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए यहां पे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात पीपीटी, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। और चाइना पीपीटी अर्थात व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है। आप देख सकते हो, यह है पीपीटी किट। इसके बारे में देखते हैं। पीपीटी में दस्ताने, मास्क, गाउन, सिर का ढक्कन, रबर के जूते, चश्मा, फेस शील्ड इत्यादि सामान शामिल होते हैं। इन सभी उपकरणों का प्रयोग डॉक्टर, नर्सेज, हेल्पिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारी करते हैं ताकि वो कोरोना या किसी अन्य प्रकार के संक्रमण से सुरक्षित रहे, उनको यह संक्रमण ना हो। विश्व में पीपीटी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है चाइना। उसके बाद में जो दूसरा स्थान है वो है भारत। भारत ने कोरोना वायरस बीमारी के चलते पीपीटी का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया और आज भारत का पूरी दुनिया में कौन सा स्थान है? पूरी दुनिया में भारत का आज दूसरा स्थान है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना के बाद में भारत का स्थान है दूसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईओसी अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली के समर्थन के लिए किसके साथ में समझौता किया? तो इस प्रश्न के विकल्पों में है यूनाइटेड नेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आप देख सकते हैं ये विकल्प है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डब्ल्यूएचओ के साथ में यह समझौता किया। समझौता क्या था? गैर संचारी रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली का समर्थन। तो यह है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का लोगो, उसके बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में थॉमस बॉच इसके अध्यक्ष हैं। अब इस प्रश्न में जिक्र हुआ है गैर संचारी रोग, इसके बारे में जानना आवश्यक है। गैर संचारी रोग ऐसी दीर्घकालिक बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, जैसे कैंसर, मधुमेह, हार्ट संबंधी रोग। जबकि संचारी रोग वो होते हैं जिनका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अतिशीघ्र होता है, जैसे कि वर्तमान में कोरोना, मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं इनका जो संक्रमण है वो एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से हो सकता है। लेकिन गैर संचारी रोग हैं वो कैंसर, जैसा आपको पता है कैंसर जो बीमारी है उसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। तो इस प्रकार की बीमारियों को क्या कौन सी बीमारी बोलते हैं?
गैर संचारी रोग अर्थात जिनका संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता। तो इस प्रकार के रोगों की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ में समझौता किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। इसके साथ ही स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देने के लिए इन्होंने समझौता किया। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण संगठन है WHO। हमने बार बार रोजाना प्रत्येक करंट अफेयर के वीडियो में किसी ना किसी प्रकार से WHO का जिक्र होता है। जो वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई संगठन है तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोरोना वायरस बीमारी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, इसलिए इस संगठन के बारे में हर बार हम चर्चा करते हैं। कम से कम 4 या 5 बार हमने चर्चा कर चुके हैं करंट अफेयर्स की वीडियोस में। इसके साथ ही हम जिक्र करते हैं एक रिपोर्ट का। यह रिपोर्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जारी की। रिपोर्ट का नाम था इंडिया हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स। ये रिपोर्ट 2016 में जारी हुई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि गैर संचारी रोगों का योगदान होने वाली मौतों में 61.8% तक रहा। देखते हैं, बात करते हैं, हमने यहाँ पे जिक्र किया था गैर संचारी रोग, कैंसर, मधुमेह, हार्ट रिलेटेड जो बीमारी होती हैं, ऐसी बीमारियों का होने वाली कुल मौतों में योगदान कितना रहा? 61.8%। यह रिपोर्ट जारी की थी ICMR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है भारत के संदर्भ में। अगर हम देखें तो कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के खिलाफ ये संगठन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में भी हमने करंट अफेयर की क्लासेज में जिक्र किया था। अब हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाली मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हरियाणा ने मानसून के बाद में होने वाली मौसमी बीमारियां जैसे कि इन्फ्लुएंजा H1N1 यानी स्वाइन फ्लू जिसको बोलते हैं, इसके लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया। H1N1 इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक वायरस है जो लोग सूअरों के सीधे संपर्क में रहते हैं उनको ये बीमारी होती है। तो हरियाणा राज्य ने राज्यव्यापी पूरे राज्य में टीकाकरण शुरू कर दिया है इस बीमारी या मौसमी बीमारियों के लिए। उनसे बचने के लिए ये उन्होंने टीकाकरण शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किसने मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक पर उत्कृष्टता की स्थापना करने की घोषणा की? तो ये स्थापना IIT खड़गपुर ने की है। किसकी? मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक पर उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि इस जगह होगा क्या, या फिर सैंपल की जांच करना हुआ, तो इन सब के लिए IIT खड़गपुर ये उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना उन्होंने अपनी IIT में की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने कितने विकासशील देशों के लिए 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? तो देखते हैं, कोरोना महामारी पूरी दुनिया के देशों में फैली हुई है। दुनिया के सभी देशों को इसके प्रकोप से बचाने के लिए विश्व बैंक ने सहायता की है। तो 160 अरब विकासशील देशों को देने की घोषणा की है। तो वो देश कितने हैं? उन देशों की संख्या है 100 ऐसे देश हैं जिनको विश्व बैंक सहायता कर रहा है कोरोना वायरस बीमारी से निपटने के लिए। पिछले हफ्ते विश्व बैंक ने भारत को भी 1 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की थी। अब हम देखते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्तमान में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है उनका नाम है डेविड मॉलपोस और जो CEO है वो भारतीय मूल के अंशुला कांत है। बार बार इस तरह के वैश्विक संगठन हम अपने करंट अफेयर वीडियोस में रिलेट करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप अपने नोटबुक में इन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को नोट कर सकते हो किसी ना किसी रूप में, चाहे वो WHO हो, यूनाइटेड नेशन हो, विश्व बैंक हो, ICMR हो। इस प्रकार के संगठनों को आप अलग से नोट कर लो। पॉसिबल है कि एग्जाम में यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ध्वनि बूम किस स्थान पर सुनाई दिया गया था? तो प्रश्न के विकल्पों में मुंबई, जोधपुर, बेंगलोर और पुणे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हाल ही में बेंगलोर में ध्वनि बूम सुनाई दिया गया था। ध्वनि बूम के बारे में जानकारी लेते हैं। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो वायु में प्रगाती तरंगे उत्पन्न करती है। इन प्रगाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रगाती तरंगे संबंध वायुदाब में परिवर्तित से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न करती है जिसे बोलते हैं ध्वनि बूम।
तो हुआ ही होता कि हाल ही में बेंगलोर में ध्वनि बूम सुनाई दिया। ध्वनि बूम को बोलते हैं सोनिक बूम। बाद में भारतीय वायुसेना ने क्लियर किया कि ये एक ध्वनि बूम था, जिसके बारे में हमने भी समझने की कोशिश की। तो ये बहुत तेज एक आवाज होती है, लगता है कि कोई विस्फोट हुआ है, उसी तरह की आवाज ये होती है। तो ये है ध्वनि बूम की जो डेफिनेशन है, उसका ओवरव्यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अंतरिक्ष एजेंसी को चांद की मिट्टी का पेटेंट मिला? तो यहाँ पे जो विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसीज दे रखी है, जैसे नासा है वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जाक्सा है वो जापान की है, रोसकॉस्मोस है वो है रसिया, और इसरो है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो को चांद की मिट्टी का पेटेंट मिला है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को चांद जैसी मिट्टी बनाने की तकनीक का पेटेंट मिला है। इस पेटेंट के लिए इसरो ने 15 मई 2014 को आवेदन किया था। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान इसरो ने देश में ही चांद की पथरीली जमीन के समान दिखने वाली कृत्रिम मृदा बनाई थी, जिसके ऊपर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के कई परीक्षण प्राप्त हुए थे। तो इस आधार पर भारत ने पेटेंट किया था कि हमने चांद जैसी मिट्टी बनाने का प्रयास किया है, जिसको पेटेंट मिल चुका है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम चर्चा करते हैं इसरो के बारे में। इसरो बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का जो मुख्यालय है वो कर्नाटक के बेंगलोर में है। वर्तमान में डॉक्टर के सिवान इसरो के डायरेक्टर हैं, प्रमुख हैं। इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो अवस्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। यहां पे क्या होता है, सबसे पहले रॉकेट को लाया जाता है, यहीं से ही रॉकेट को लॉन्च किया जाता है अंतरिक्ष में। इसरो का जो आदर्श वाक्य है वो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। बजट 2020-2021 के अकॉर्डिंग 13,479 करोड़ रुपए का बजट इसरो को दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने अफ्रीकी छात्रों में ई शिक्षा प्रोत्साहन के लिए यूनिसेफ से हाथ मिलाया, यूनिसेफ से सहयोग मांगा? तो भारतीय दूरसंचार टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? एयरटेल ने यूनिसेफ के साथ में समझौता किया। इसका उद्देश्य यह था कि अफ्रीकी महाद्वीप में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन्हें ई शिक्षा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड कराने का काम करेगा यूनिसेफ की सहायता से एयरटेल। अब हम चर्चा करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन की, यूनिसेफ अर्थात यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। पहले यूनिसेफ की स्थापना के बारे में देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई। वर्तमान में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और यूनिसेफ की जो निदेशिका है, डायरेक्टर है, वो है एन वेनेमन। एक्चुअली यूनिसेफ की जो स्थापना का उद्देश्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। वर्तमान में यूनिसेफ की प्राथमिकता क्षेत्रों में है बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर असमानता, बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल श्रम का विरोध करना और बच्चों के अधिकारों के लिए वैधानिक संघर्ष करने का काम करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण संगठन यूनिसेफ। तो यह था यूनिसेफ के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया? तो ये जो अभियान है वो शुरू किया था केरल ने, और अभियान का नाम था ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। इसमें क्या होगा, कार्टूनों के माध्यम से केरल सरकार जागरूकता फैलाने का काम करेगी, जिसमें आप देख सकते हो चाहे सैनिटाइज हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, और भी अन्य प्रकारों से कोरोना वायरस से संबंधित सामाजिक जानकारी फैलाने के लिए ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत किसने की थी? केरल सरकार ने की थी। अब हम चर्चा करते हैं 22 मई के प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में। प्रश्न था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था? कोरोना संकट के दौर में छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में 19 लाख किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये किसानों को डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के, यानी कि उनके बैंक अकाउंट में ये पैसे डाल दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत किसानों को कुल 5,750 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी 4 किस्तों में। जो कि पहली किस्त थी वो अभी इस योजना की शुरुआत के साथ में किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप से डाल दी गई है। तो ध्यान रखने योग्य है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो शुरुआत की थी वो कौन से राज्य ने की थी? छत्तीसगढ़ राज्य ने की थी, जिसके तहत
5,750 करोड़ रुपए वो किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप से 4 किस्तों में डालेंगे। आज का प्रश्न है, आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो प्रश्न के विकल्पों में 3%, 3.5%, 4%, 4.6%। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में साझा करना है। साथ ही में रेपो रेट और आरबीआई इनसे संबंधित जानकारियां भी आप हमें साझा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियोस आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड होते रहेंगे और करंट अफेयर्स की वीडियोस की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके। सो थैंक यू सो मच।